अब आइए सेकेंड एस्पेक्ट, अभी बुक मत देखिए, बुक में जब देखने बोलूंगा आप तब देखोगे, मतलब पढ़ना तो बिल्कुल भी मत, पढ़ने का हम पूरा वक्त देंगे, ठीक है। अब आता है कि सर कोई भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो, अपन अपनी बुक्स में कब लिखते हैं, आई मीन व्हेन डू वी रिकॉग्नाइज ए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एज एन एसेट इन आवर बुक्स एंड व्हेन इट बिकम्स एन एक्सपेंस। भाई मान ले मैंने 40 करोड़ रुपए खर्चा किया, कोई भी चीज के ऊपर खर्चा किया, कब मैं उसको बोलूंगा यू आर ए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कम टू माई बैलेंस शीट, और कब मैं बोलूंगा नो नो मैन यू आर एन एक्सपेंस, गो टू माई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक तो देख वो पहला दो कैरेक्टरिस्टिक फुलफिल करेगा कि भाई वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, जो पहला 2 लाइन तुमको बोले। अब 2 लाइन में और बोलूंगा कि मेरे को उसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में लिखने की ताकत, एलिजिबिलिटी तब मिलेगी जब ए इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी कि उस एसेट से होने वाला फ्यूचर कैश इनफ्लो मेरे पास फ्लो करेगा। सिंपल सिंपल, पेशेंस रखो, सुनो। उस एसेट से होने वाला फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मेरे पास फ्लो करेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। एंड 2 सिंपल बात है भाई, अगर उससे होने वाला इकोनॉमिक बेनिफिट साला मेरे पास फ्लो नहीं करेगा, मेरे दुश्मन के पास फ्लो करेगा, तो मेरे बाप की एसेट हुई कि उसके बाप की हुई? तो उसके बाप की हुई ना, तो वो लिखे अपनी बैलेंस शीट में, मैं कैसे लिखूंगा? सिंपल। दूसरी, प्रेशर मत लीजिएगा आप लोग, हाँ प्रेशर लेने वाला एज नहीं है। आप जितनी बार हमको कोई चीज बोलने बोलोगे ना, समझाने बोलोगे, एग्जाम्पल इधर से उधर से लेके मैं समझाऊंगा, आपको एकदम टेंशन लेने का नहीं है। आप पूछना हो आराम से पूछना बेटा। सेकेंड पॉइंट इज हम उसके कॉस्ट को मेजर कर पाएंगे, क्योंकि जानते हो बेटा ये जो दूसरी वाली पॉइंट है सुनने में बड़ी कमजोर टाइप लगेगी, लेकिन ये कमजोर नहीं है। सर क्या पॉइंट है? हम उसके कॉस्ट को मेजर कर पाएंगे। तो सर कॉस्ट को तो आदमी हमेशा मेजर कर पाता है, कॉस्ट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री को मेजर करना सबसे इजी है, क्योंकि वो हो चुकी है, हुई चीज को तो यार असेस कर ही सकते हैं ना। तो इंस्टीट्यूट का बोलना है कि अगर आप उसके कॉस्ट को मेजर कर पाते हैं, और कॉस्ट को नहीं मेजर कर पाना इज ए रिमोटेस्ट केस। कोई बोले ना हम कॉस्ट को मेजर नहीं कर पा रहे, तो वो साला बेवकूफ है, वो आदमी ठीक नहीं है, वो ट्रू एंड फेयर वो नहीं है, ट्रू एंड फेयर। अभी तुम अपने घर से आए मेरे बच्चे, और तुम यहां तक पहुंचे, तेरा यहां से यहां तक आने में कितना खर्चा लगा, क्या तुम असेस नहीं कर पाते? सेन अगर है, पागल अगर नहीं है, असेस कर लेंगे, मानते कि नहीं? और झूठे अगर नहीं है तो आप असेस कर लेंगे। तो इंस्टीट्यूट ने भी यही बोला कि भाई इसका अगर आप कॉस्ट मेजर कर पाते हो, और अगर उस असेट से होने वाली फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपके पास फ्लो करने की प्रोबेबिलिटी है, तो आप आराम से उस असेट को अपने बुक्स में लिखो, एज एन असेट लिखो। बट एक तो उसकी जिंदगी 12 महीने से ज्यादा की होनी चाहिए, और 2 वो आपके बिजनेस में यूज होने वाली एसेट होनी चाहिए। माने पहले वो साला पीपी बने, फिर वो तेरे बुक में लिखने लायक बने। माने पीपी बने ये उसकी ताकत है, तेरे बुक में लिखने लायक बने ये तेरी ताकत है। नहीं समझे? वो असेट पीपी है ये उसकी ताकत है, और वो असेट तेरे बुक में लिखने लायक बने ये तेरी ताकत है। कुल मिलाकर के तुम लोगों की मिली जुली ताकत है। चलो बुक्स में लिखते हैं। एंड देन केम द थर्ड पॉइंट कि सर बुक्स में किस दाम पे लिखना है। द आंसर वाज एट कॉस्ट। अब क्योंकि बुक में कॉस्ट पे लिखना है पहली बार, और हम कॉस्ट ही मेजर नहीं कर पाते, अगर वो कंडीशन फेल हो जाता, नहीं समझे कौन सा वाला कंडीशन? तो अगर कॉस्ट वाला कंडीशन ही फेल हो जाता और आप कॉस्ट मेजर कर ही नहीं पाते, तो फिर कॉस्ट पे लिख कैसे पाओगे? तो सर उस केस में क्या करेंगे? कुछ नहीं, आप कॉस्ट मेजर नहीं कर पाए, कंडीशन फेल हो गया, तब तक तो एक्सपेंडिचर मान के वो पीएल में चला गया होगा, खत्म कर बात को। रुक जा, अभी कहां बात हुई, मेरी बात ही खत्म नहीं हुई। टू अर्ली टू आस्क। कल पुलवामा अटैक हुआ, आज बोले मोदी जी अभी तक बम नहीं मारे। हैव पेशेंस, थिंग्स विल हैपन। तो द स्टोरी वॉज कि अगर आपको लगता है कि देयर इज ए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, यू फुलफिल द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। हम लोग 2 बड़ा बड़ा चीज पढ़े, 3 बड़ा बड़ा चीज।
कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड द डेफिनेशन ऑफ बियरर प्लांट, साथ में पढ़ लिए वहां। फिर हम लोग पढ़े व्हाट आर द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, भाई क्या क्राइटेरिया फुलफिल होने से हम लोग असेट को बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, और तीसरा हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड किस दाम में करेंगे। वी विल रिकॉर्ड द असेट एट आवर कॉस्ट, एट आवर कॉस्ट। कॉस्ट को हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलिए आप, मैं खुश हूं, बिकॉज कॉस्ट इज ऑलवेज हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब आया चौथा बात कि सर आप जब किसी असेट को कॉस्ट पे लिखते हो तो आपको तो कॉस्ट मेजर करना पड़ता होगा। बिल्कुल करना पड़ता है। तो क्या कॉन्सेप्ट आप यूज करते हो कॉस्ट मेजर करने के लिए, मतलब किसको आप कॉस्ट बोलते हो, व्हाट एग्जैक्टली इज योर कॉस्ट। तो मैं आपको एक तो मंत्रा देता हूं और उसके बाद पूरा ज्ञान देता हूं। बेसिक मंत्रा इज, जो आप इन्वेंट्री में पढ़े थे ना, उसको डिट्टो उतार दो यहां पे। बस डिट्टो उतारते वक्त ये मत भूलना कि भाई वहां आप इन्वेंट्री मैन्युफैक्चर कर रहे थे या एसेट ला के इंस्टॉल कर रहे हो या कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो थोड़े वर्डिंग में फर्क रखना, अदरवाइज फंडामेंटल्स आर वेरी मच सेम। और मैं आपको ये बता दूं, माने पूरी जब तक आप सीए पढ़ेंगे और आगे भी जिंदगी में जब तक आप अकाउंटेंसी का काम करेंगे, कॉस्ट के जो फंडामेंटल्स है ना, कि भाई किसको कॉस्ट बोलते हैं, वो कभी भी बदलते नहीं। बेसिक पैरामीटर्स आर सेम। बस इसमें इंस्टीट्यूट ने एक दो वर्डिंग्स थोड़े अपने मुताबिक घुसाई है, और वो वर्डिंग सुनना। इंस्टीट्यूट ने बोला कि कॉस्ट ऑफ अ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंक्लूड्स all the costs which are incurred, all the costs which are incurred to bring the asset to a location, a condition, बोलने देना मेरे को, to bring the asset to a location and condition in which the asset can work in the manner as intended by the management. सर एक बार फिर से, cost of a fixed asset includes all the costs which have been incurred to bring the asset to a location and condition in which it is ready to work. हाँ, इन द मैनर एज इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। मतलब आज तक जितना खर्चा लगा उसको जोड़ दीजिए, वो मेरे कॉस्ट ऑफ, बोलो इन्वेंट्री नहीं, वो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। मैंने जितना खर्चा उस असेट के पीछे आज तक खर्चा किया ऐड कर दो। तो सर आज कौन सा दिन है? आज वो दिन है जिस दिन वो असेट मेरे लिए, मेरे तरीके से काम करने के लिए तैयार है, जैसा मैं चाहूंगा या चाहता हूं। तो चाहूंगा भी नहीं, फ्यूचर का बात नहीं है, मैं चाहता हूं। तो जैसा मैं चाहता हूं ये मेरे हिसाब से काम करे, आज के दिन वो उस तरीके से काम करने के लिए रेडी है। यहां तक पहुंचाने में मैंने जितना खर्चा किया मैं उसको कॉस्ट में ऐड करने वाला हूं, या रादर कर चुका हूं। थैंक यू वेरी मच। बस इसमें वही वाला बात याद रखना, जीएसटी वाला। हाँ, कि अगर रिकवरेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस है तो आप उसको कॉस्ट का पार्ट मत बनाना, क्योंकि वो खुद अलग से एक असेट है। वो खुद अलग से एक असेट है जिसको आप जीएसटी रिकवरेबल के नाम से आप बुक्स में लिखते हो। तो उसकी वो बेसिक बातें सब ना वही सब हैं, ठीक है। और अगर सर हम असेट को सेल्फ कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो मान लीजिए हम खुद बनाते हैं असेट को, सेम रूल, सेम। खरीद के जब लाते हैं ना तो इट्स इजी टू मेजर द कॉस्ट। खुद बनवाते हैं ना तो हिसाब किताब थोड़ा लंबा रखना पड़ता है। खरीद के लाए तो एक आदमी को दिए, काम खत्म। बनवाए तो चल मटेरियल मंगाओ, लेबर मंगाओ, खर्चा ये वो, उसमें हिसाब किताब बिकम्स मोर। खुद बनवाने में लफड़ा भी तो ज्यादा है। आप सोचो ना, आप एक फर्नीचर खुद बनवाते हो और एक फर्नीचर खरीद के लाते हो, कॉस्ट मेजर करना कितना इजी हो जाता है जब आप कोई चीज खरीद के लाते हो। तो ऐसा नहीं कि वो असेट बनती नहीं है घर में, लेकिन खरीद के लाना इज ऑलवेज easier so far as cost measurement is concerned. लेकिन concept of measuring the asset or measuring the cost of an asset for a self-constructed asset is also the बोलो same as has been for the purchased asset. एक खरीदी हुई asset और एक बनाई हुई asset के cost measurement करने के principles same होते हैं।